वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO का एक और पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये 15 दिसंबर का एग्ज़ाम है शिफ्ट 1 का, जो कि 2021 में हुआ था। तो आइए इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कंप्यूटर आता है और GS आता है, ठीक है। जिसमें मेजर पोर्शन GS का रहता है। 100 से लेके 120 क्वेश्चन तक, 130 क्वेश्चन तक GS के आते हैं। बाकी 70 क्वेश्चन इन सब में, मतलब 5-10 मैथ्स के, 5-6-7 रीजनिंग, फिर 8-10 हिंदी, 8-10 इंग्लिश, 8-10 कंप्यूटर, ऐसे। तो सबसे पहले मेजर पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले GS का एनालिसिस करेंगे, कैसा लेवल है GS का। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, आपको पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि GS से रिलेटेड है, कह रहा विच टेम्पल इज नॉट सिचुएटेड एट माउंट आबू, ठीक है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? विमल टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और वास्तुपाल टेम्पल। तो इनमें से कौन सा माउंट आबू में नहीं है? काफ़ी ज़्यादा आसान है ये। विश्वनाथ टेम्पल आपको पता है काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, बनारस में, ठीक है। बाकी विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, वास्तुपाल मंदिर, ये सब माउंट आबू में है। माउंट आबू मोस्टली जैन तीर्थंकराज के लिए ज़्यादा फेमस है। जैन के मंदिर ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, आमिर खुसरो इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? आमिर खुसरो किस वाद्य यंत्र की खोज से संबंधित है? सितार, फ्लूट, कैरिनेट या सरोद, जिसको कि सरोद ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो आमिर खुसरो को जो है सितार की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, सितार की डिस्कवरी के लिए। और दोस्तों आपको अगर पता हो, आमिर खुसरो को वॉइस ऑफ इंडिया या भारत का तोता भी कहा जाता है, ठीक है। और सितार की खोज करी थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हूँ, अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिज़ाइन इंडियन रुपी सिंबल? निम्नलिखित में से किसने भारतीय रुपए का चिन्ह बनाया है? अश्विनी राय ने, उमेश कुमार ने, D उदय कुमार ने या SK पॉल ने? तो ये दोस्तों किसने बनाया? ये है D उदय कुमार जी। अगर आपको पता हो, D उदय कुमार ये IIT बॉम्बे के थे। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ओपन कंपटीशन रखा था, जितने भी भारतीय नेशनल की अपनी अपनी क्रिएटिविटी रुपी से रिलेटेड भेजे, तो IIT बॉम्बे से जो D उदय कुमार थे, इनका जो डिज़ाइन था उसका चयन हुआ था, ठीक है। चलिए नाम याद रखिएगा, D उदय कुमार। अगला कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस फ्रॉम ऑफ इंडिया? घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया, कौन इसमें से फोक डांस नहीं है? तो दोस्तों कथकली एक क्लासिकल डांस है केरल का, ये फोक डांस नहीं है। बाकी गरबा गुजरात का है, घूमर आपको पता है राजस्थान वगैरह में होता है, और डांडिया जो है ये भी गुजरात में होता है। तो ये सब फोक डांस है। कथकली केरल में होता है, ये फोक नहीं क्लासिकल डांस है। काफ़ी आसान कहूँगा मैं इसको। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय? राज्यसभा के उपसभापति का चयन किसके द्वारा होता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो ये दोस्तों मेंबर ऑफ जो राज्यसभा होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी आसान कहूँगा इसको भी मैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिलेटेड टू पेट्रोकेमिकल? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? ठीक है, कोरबा, नेपानगर, कोयली या नासिक? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज जो है, ये कोयली जो है गुजरात में है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है गुजरात में। कोयली, जामनगर, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी है, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी भी है पानीपत के बाद अगर देखा जाए, ठीक है। तो कोयली हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? नेशनलाइजेशन मतलब उसको सरकारी करा गया था। जैसे नहीं कि अभी बसें चलती हैं, अब सरकार कह रहे सारी बसों का नेशनलाइजेशन, मतलब अब कोई भी प्राइवेट आदमी बसेज नहीं चलाएगा, ठीक है। तो 1945, 1947, 1948 या 49। तो RBI नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है भाई? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइफस्टाइल। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल या एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइफस्टाइल, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या क्राइटेरिया होता है आपको ये पहचानना था। तो इसका देखिए लाइफ इंडिकेटर होते हैं, एक तो हेल्थ है, ठीक है, दूसरा नॉलेज यानी एजुकेशन है, और तीसरा लाइफ स्टैंडर्ड है, ठीक है। यानी हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, इन 3 बेस क्राइटेरिया पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है, ठीक है। और मेन जो चीज़ है, आपको हर साल की ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होगा उसमें भारत की रैंकिंग याद रखनी होगी, ठीक है। टॉप 3 याद रखना होगा कौन है, और पड़ोसी देशों को याद रखना होगा, पड़ोसी देशों की कितनी है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इसकी कितनी है, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहे इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? भारतीय डायमंड संस्थान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, सूरत, मुंबई या जयपुर? काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आपको पता होगा सूरत में सबसे ज़्यादा डायमंड का व्यापार होता है, तो यहीं पे इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी लोकेटेड है, ठीक है। द टर्म ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर एसोसिएटेड विथ? ट्रिप और ट्रिम किससे संबंधित है? IMF से, WTO से, IBRD से या IDA से? तो काफ़ी ज़्यादा करंट में ये बने रहते हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स। अगर आपको पता हो ट्रिप्स,
इसका पहले फुल फॉर्म क्या है ट्रिप्स का? तो ये तो हुआ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये WTO ने चलाया ट्रिप्स, ठीक है, इसको याद रखना है। ऐसे ही ट्रिम्स है, ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो ये WTO से एसोसिएटेड है, ट्रिप्स और ट्रिम्स, याद रखना, करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहता है इसलिए पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या OTCEI? तो दोस्तों देखिए, आपको बताऊंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ना कि इंडिया ही का, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है। 1875 में बना था, ठीक है। दलाल स्ट्रीट में है ये, मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टस इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, राजस्थान आंध्र प्रदेश दो ही हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोड्यूस जो करते हैं एस्बेस्टस। तो अब दोनों ही ऑप्शन में दिया है, तो आपको क्या चुनना पड़ेगा? राजस्थान चुनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पे आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, लेटेस्ट मिनरल डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2023 का डाटा है। अब अगर चेंज हो जाएगा तो अलग चीज़ है, वो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में करा देंगे आपको। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों? ये बताना है आपको। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान शाला कहाँ पे है? पुणे, दिल्ली, जामनगर या श्री सलीम? तो ये है दोस्तों पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, बिहार या असम? तो ये दोस्तों असम में है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या टेम्पल, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग NTPC प्लांट इज नॉट बेस्ड ऑन गैस? कौन सा NTPC संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है, ये बताना है आपको। अंटा जो कि राजस्थान में है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, औरैया उत्तर प्रदेश, कावास गुजरात? तो दोस्तों देखिए, सिंगरौली का जो उत्तर प्रदेश का सिंगरौली का पावर प्लांट है, ये गैस बेस्ड नहीं, कोल थर्मल पावर प्लांट है NTPC का, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सब किसके हैं? गैसियस बेस हैं, ठीक है। अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? वायलिन के लिए, फ्लूट के लिए, टेबल या गिटार के लिए? तो ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, फ्लूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जी। दलाल स्ट्रीट इज इन विच प्लेस? तो ये तो अभी ऊपर देख लिया, देखो एक ही क्वेश्चन में दो प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई की दलाल स्ट्रीट में ही, और दलाल स्ट्रीट है कहाँ ये पूछ लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई भैया। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है भैया? मुंबई में दलाल स्ट्रीट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक? इनमें से कौन प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, कह रहा है? नैनीताल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यूको बैंक या कर्नाटका बैंक? तो दोस्तों देखिए, इनमें से प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है पूछा, तो यूको बैंक जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ना कि प्राइवेट बैंक है। कौन सा है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। बाकी नैनीताल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, ये सारे के सारे ही कैसे हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो आंसर गिवन है ना, इस पर नजर न मारो, ये स्टूडेंट के आंसर हैं जो ROAR में उसने दिए होंगे, तो ये देख लो गलत दिया आंसर इसने, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से लर्न करो। देख लो पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से थोड़ा सा भी प्रैक्टिस, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जितना मटेरियल देगा उसको ही सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ के आराम से ROAR निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन? एक दिए गए धातु के तार की जो वैद्युत प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? लेंथ पे, थिकनेस पे, शेप पे या नेचर ऑफ मटेरियल? मतलब लंबाई, मोटाई, आकार या पदार्थ की प्रकृति? तो सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी समझ लो क्या होता है। जैसे आप अपने चार्जर को देखोगे, अपने फ़ोन का चार्जर या अडाप्टर है, ये चार्जर आपने लगाया और ये पिन यहाँ पे खोज दी, फ़ोन चार्ज होने लगा। अभी अडाप्टर से ये तार काट के डायरेक्ट तार लगा दो तो आपका फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा करंट मिल गया और करंट चाहिए था कम, और इस करंट के फ्लो को कम करता है कौन? अडाप्टर में लगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? जितना करंट चाहिए उतना ही देता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा भैया? नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, कैसा उसका मटेरियल है। अगर लोहे का वायर मतलब आयरन वायर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल ही टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट कह रहा है, ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेबली बाय? ब्रायोफिल्म में कायिक जनन किसके द्वारा हो सकता है? स्टेम के द्वारा, लीफ, रूट या फ्लावर? तना, पत्ती, जड़ या पुष्प? तो ये दोस्तों होता है उसकी पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। साइंस का प्रश्न है, 9th-10th की NCERT के प्रश्न है, सब बहुत कम स्तर का है। मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड? बाहर की वक्रावली परावर्तन सतह वाले दर्पण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपने बचपन में दो ऐसे मिरर पढ़े होंगे, एक में ऐसे 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 पॉलिश होती थी और एक में जो होता था वैसे अंदर साइड होती थी, ठीक है। तो जो कह रहा है कर्व्ड हो आउटवर्ड, बाहर की तरफ देख रहे हो कर्व्ड हो,
और अंदर पॉलिश्ड हो तो ये कॉन्वेक्स होता है। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। और ये कॉनकेव होता है। ये क्या होता है? कॉनकेव होता है। मतलब इसको अवतल दर्पण कहते हैं और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है। ये कन्वर्जिंग होता है, मतलब अगर यहाँ से लाइट आती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करती है और यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ चली जाती है, मतलब बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सोल्यूशन टर्न ब्लू बैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। कह रहे जब चावल के पानी में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो विलयन का जो रंग है वो नीला और काला हो जाता है। यह चावल के जल में किसकी उपस्थिति का संकेत देता है कि चावल में क्या है भाई? स्टार्च, फैट, प्रोटीन या विटामिन। तो सिंपली इंडिकेट करता है क्या? स्टार्च को, कि चावल में जो है वो स्टार्च है तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है बीटा कॉइल्स की तरह, है ना। तो स्टार्च होता है उसमें, इसलिए वो ब्लू बैक कर देता है उसको। अगला प्रश्न कह रहा है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। अब आपने प्लाज्मोडियम जो है जब डिवाइड हो जाए कई सारे सेल्स में तो उसको क्या बोलते हैं? बडिंग, मल्टीपल फिजन, रिडक्शन डिवीजन या बाइनरी फिजन। मतलब हिंदी में मुकुलन, बहुविखंडन, द्विअंगी विखंडन या न्यूनकारी विभाजन। तो इसको बोला जाता है दोस्तों बहुविखंडन, बहुत पार्ट में अलग अलग हो जाना। प्लाज्मोडियम हो जाता है अलग अलग सेल्स में डिवाइड, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आमाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने के लिए सुरक्षित रहती हैं? तो ये कौन है? म्यूकस, सलाइवरी एमाइलिस, पेप्सिन या बाइल, जिसको पित्त भी बोलते हैं। तो ये है दोस्तों म्यूकस। कौन है? म्यूकस है जो प्रोटेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, म्यूकस याद रखिएगा। इस बच्चे ने फिर गलत जवाब दिया है, देखो ऑप्शन 3 दे दिया। फिर इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज, मिरर के पीछे कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पार्शियल इमेज या फुल इमेज। मतलब वास्तविक, आभासी, आंशिक या पूर्ण प्रतिबिंब। तो दोस्तों मिरर के पीछे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो अंदर साइड पॉलिश्ड होता है ना, तो पीछे साइड इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स में बनती है। चलिए आगे बढ़ता है। कह रहा द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना विच आर सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर। रेटिना, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदी होती हैं। ठीक है, कोन सेल्स, ट्रायंगुलर सेल्स, रोड सेल्स या रेक्टेंगुलर सेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ गौर करने वाली है। देखिए कोन सेल्स, रोड सेल्स वगैरह में ये कोन सेल्स और रोड सेल्स दोनों ही जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, पर अंतर है यहाँ पे। जो कोन सेल्स होता है ये सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के लिए, बहुत ही तेज़ जो होती है ब्राइट लाइट उसके लिए सेंसिटिव होगा। और जो रोड सेल्स होता है ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। और यहाँ पूछ क्या रहा है? विच आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी तो यहाँ तो दोनों ही हो सकते हैं भाई। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कोन सेल्स हुआ, इंटेंसिटी कम होगी तो रोड सेल्स हुआ। ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन, जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या हो सकती है? वोल्ट, किलो वाट आवर, वाट सेकेंड या जूल सेकेंड। तो इसका बहुत आसान है, आपने अगर पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ वर्क यानी W/T। ठीक है, W यानी वर्क, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। और टाइम की होती है सेकंड। तो पावर की क्या होगी? जूल पर सेकंड। क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। ठीक है, या पावर की यूनिट सिर्फ वॉट होगी, सिर्फ वॉट भी हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी जूल सेकंड हो जाएगी। नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। मानव शरीर में रक्त के अलावा अन्य कौन सा द्रव परिसंचारी होता है? प्लेटलेट्स, RBC, लिम्फ या प्लाज्मा। तो ये होता है दोस्तों लिम्फ। लिम्फ जो होता है एक सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह होता है जो हमारी बॉडी में होता है ब्लड से एक्स्ट्रा में, मतलब इन एडिशन टू ब्लड होता है। और ये कलरलेस फ्लूइड होता है ना, जो सर्कुलेट होता रहता है थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, याद रखना कलरलेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीफ सर्फेसेस। पत्तियों की सतह से जलवाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती? काफ़ी ज़्यादा आसान है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन या इवोपरेशन। तो इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन। ठीक है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक है, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल या यूरेटर। तो दोस्तों जो यूरेटर होते हैं ये हमारे शरीर में दो होते हैं जो दोनों किडनी को मूत्राशय से जोड़ते हैं ना, मतलब प्रत्येक किडनी को मूत्राशय से जोड़ने वाला ट्यूब होता है यूरेटर। दो होते हैं हमारे शरीर में, तो याद रखना इसको। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को? अभी ऊपर बताया था, देखो फिर से वही हो गया। क्वेश्चन को घुमा के दो तरीके से पूछ लिया। कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, रेडियल है या एक्सियल है।
यानी अभिसारी है, अरी है, अपसारी है या अच्छी है, तो ये होता है डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, क्योंकि अंदर साइड रिफ्लेक्शन होता है, तो कोई भी लाइट आती है तो ऐसे करके उसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। वही कॉनकेव जो होता है ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, द रे विच आर कलर बेंड द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से गुजरने वाले कौन से रंग की किरण सबसे अधिक मुड़ती है, रेड, वॉयलेट, इंडिगो या येलो। तो दोस्तों बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था वाला कहानी सुनी ना, मतलब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई वाइट लाइट यहाँ से पास होती है तो 7 कलर में डिवाइड होती है ना। एक सेकेंड, इसको और बेंड करते हैं, मतलब ऐसे जाती है, तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, VIBGYOR है ना, विब्योर पढ़ा होगा आपने। तो सबसे ज़्यादा जो बेंड होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। कौन सी होती है, वॉयलेट कलर की होती है, ठीक है, या वॉयलेट मतलब बैगनी होती है, और सबसे कम लाल होती है। और वॉयलेट क्यों होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है। अब वेवलेंथ कम है, कम का मतलब ऐसे ऐसे, तो स्पीड ज़्यादा हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, तो कम मुड़ेगी, ठीक है, आसान शब्दों में ये समझिए। तो V नीचे रहता है इसलिए ज़्यादा बेंड होगी, R कम बेंड होगी, ठीक है। द मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या सिलेंड्रिकल। तो बेहद आसान प्रश्न था, इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, क्योंकि ये भैया पहली चीज़ वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट देता है, डिमिनिश्ड देगा, पूरे शीशे के अंदर आ जाए जितनी इमेज है ना, ये सब, ठीक है। और दूर जो होगा ऑब्जेक्ट उसको पास भी दिखा देगा, बड़ा दिखाएगा, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करा जाता है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है। तो ये भी बचपन में पढ़ा होगा आपने। ये जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल लाइन होती है, तो ये इंसिडेंट रे है, मतलब जो आती है रे, और ये जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इनके बीच में कोण जो बनता है, आने वाली रे, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई बनता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर बनता है। तो आई हमेशा आर के बराबर होता था, है ना, आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, ठीक है। नेक्स्ट है, अ ब्लड वेजल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, वह रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजती है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी, कैपिलरी, वेन या हीमोग्लोबिन। तो ये होती है दोस्तों धमनी या आर्टरी, ठीक है, धमनी या आर्टरी, ये सारे ब्लड को हमारे ब्लड के थ्रू, मतलब हार्ट के थ्रू भेजती है बॉडी में, धमनियाँ, आर्टरी। अगला प्रश्न, महावीर जैन ब्रीथ हिज लास्ट एक्ट, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, राजगीर में, रांची में, पावापुरी में या समस्तीपुर में। तो दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु कहाँ होती है, पावापुरी में होती है, ठीक है, पावापुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्धों की एक पवित्र पुस्तक है, उपनिषद, वेदास, त्रिपिताकाश या आगमास। तो पता होगा दोस्तों, त्रिपिताका जो है, अभिधम पिताका, शुद्ध पिताका, विनय पिताका, ये 3 है बुद्ध की इंपॉर्टेंट पुस्तकें। अगला देखते हैं, द रॉक एट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, महाबलीपुरम में चट्टानों से काट कर बनाए मंदिर के संरक्षण, मतलब बनाए मंदिर के संरक्षण में बने, नहीं गलत हिंदी में लिख दी है, महाबलीपुरम में चट्टानों से काट कर बनाए गए मंदिर किसके संरक्षण में बने थे, ये होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। चोला किंग, पांड्या किंग, पल्लवास किंग या सातवाहनास। तो ये 7 सेंचुरी एडी में बने थे दोस्तों, पल्लवास के अंडर में, ठीक है, पल्लवास किंग के अंडर में बने थे 7 सेंचुरी एडी में। अगला है, हु एस्टैब्लिश द मौर्यन किंगडम, बेहद आसान सवाल पूछ लिया आपसे, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो मौर्य किंगडम को किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1901, 1921, 1935 या 1942। तो ये हुई थी दोस्तों 1921 में बाय दयाराम साहनी जी, ठीक है, दयाराम साहनी जी ने करी थी इसकी खोज। पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है, योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पंचतंत्र या आयुर्वेद। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों योग सूत्र के लिए, ठीक है, किसके लिए, योग सूत्र के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, हु हैज़ हेल्ड दिस व्यू, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स यह किसका मत है, स्टुप्स का, कार्लिल का, सर जॉन सीले का या ट्रेवलियन का। तो ये बहुत फेमस कथन है सर जॉन सीले का, हिस्ट्री इज अ पास्ट पॉलिटिक्स, सर जॉन सीले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है, चालुक्यास, गुप्ता, कुशानास या मौर्य। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट मतलब ये जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, उसके जो ट्रेसेस है वो दिखते हैं, तो वो दिखते हैं हमें कुशानास की आर्ट में, किसमें दिखते हैं, कुशानास में, क्योंकि कुशानास जो है वो इधर के ही हैं, ठीक है, तो उनकी आर्ट में हमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट दिखता है। अगला है, विच लेआउट पैटर्न वॉज फॉलोड इन द हाउसेज ऑफ टाउन ऑफ हड़प्पन पीपल, हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया था, लोटस फ्लावर लाइक शेप, स्फेरिकल शेप, ग्रिड पैटर्न या ट्रायंगुलर पैटर्न।
तो हड़प्पा लोगों के शहरों में दोस्तों ग्रिड पैटर्न यूज़ करा था, जैसा आज करते हैं ना, ऐसे घर बने हैं, ये घर बने हैं, रोडें जा रही हैं, है ना, पूरा ग्रिड पैटर्न जैसा आज कॉलोनीज़ बनी होती हैं वैसे ही पहले भी था। और ड्रेनेज भी बहुत शानदार था, पूरा जैसे पिटहोल्स नहीं होते हैं गटर, और उसके ऊपर बढ़िया ढका हुआ है सब, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे ये लोग, तो ग्रिड पैटर्न हो जाएगा। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज, मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो बहुत ही फेमस था दोस्तों तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मौर्यन पीरियड्स के टाइम में। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं से था, चाणक्य भी कहते हैं यहीं से था, ठीक है। अगला, विच डायनेस्टी स्टैब्लिश वैशाली द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना करी थी? मौर्य, नंद, गुप्ता या लिच्छवी? दोस्तों दुनिया की पहली जो रिपब्लिक थी, मतलब जो रिपब्लिक मतलब जनता द्वारा जो चुना जाता था वहाँ का, जैसे गणराज्य, भारत गणराज्य, राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो ऐसे ही पहली रिपब्लिक जो थी वो थी लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी जो थी वो वैशाली की पहली रिपब्लिकन थी। अगला प्रश्न है, द इकॉनमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या ट्रेड कॉमर्स? तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये ट्रेड और कॉमर्स यानी मर्चेंट क्लास थे, है ना, व्यापारी थे, मर्चेंट क्लास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, द मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पेन्ड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपेडिशन? तो अलबरूनी, इबन बतूता, आमिर खुसरो या फिरिश्ता? तो देखिए महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था अलबरूनी। कौन आया था? अलबरूनी, फिरदौसी, ये सब आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ। अगला प्रश्न, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाइयान विजिट? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? चौथी, छठी, पाँचवीं या सातवीं शताब्दी? तो दोस्तों फाइयान आया था 5वीं सेंचुरी में, और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, गुप्ताज पीरियड में, ठीक है। फाइयान कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, 5th सेंचुरी में। नेक्स्ट कह रहा है, श्याम जी कृष्णा वर्मा स्टैब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी। श्याम जी कृष्णा वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या पेरिस? तो ये करी थी दोस्तों श्याम जी कृष्णा वर्मा ने लंदन में 1905 में, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में 1905, श्याम जी कृष्णा वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉयसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज? ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वॉयसरॉय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो अगर आपको याद हो तो चार्टर एक्ट जो 1833 आया था उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बदल के भारत का गवर्नर जनरल करा गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पर फिर 1858 मतलब 1857 के विरोध के बाद जो 1858 में एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें वॉयसरॉय बनाया गया भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वॉयसरॉय हो गया। और भारत का वॉयसरॉय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग पहला बना था। तो वॉयसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग, और भारत का गवर्नर जनरल था पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? काफ़ी आसान प्रश्न है। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट, ठीक है। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो फर्स्ट वुमेन अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट बताओगे। 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी एनी बेसेंट। पर अगर फर्स्ट इंडियन पूछ लेगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो आप बताओगे सरोजनी नायडू, और ये 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज डिक्लेयर एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूएनओ? तो समझ गए होगे आप, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भैया गांधी जी के लिए रहता है। तो 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। अगला कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर? इनमें से कौन नरमपंथी नेता नहीं था? बिपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो बड़ा फेमस आपने पढ़ा होगा, लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। ये लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, यानी ये। बाकी फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब मॉडरेट्स यानी नरमपंथी थे, और ये सब चरमपंथी। अगला, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वॉज सेटअप इन 1905 इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? अभिनव भारत की स्थापना 1905 में कहाँ हुई थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने जो बनाई थी नासिक में, ठीक है, यानी महाराष्ट्र, याद रखिएगा इसको। और इसका पहले नाम जो था वो मित्र मेला था, जो बाद में अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? बाल गंगाधर तिलक, ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न दे दिया फिर से। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे और मॉडरेट थे। बाकी ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ऊधम सिंह ने तो जनरल डायर की हत्या कर दी जाके लंदन में, जो मतलब रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन्य विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? आगरा, ग्वालियर, झांसी या मेरठ? तो ये शुरुआत होगी इसकी मेरठ से दोस्तों। कहाँ से होती? मेरठ।
अगला प्रश्न, द वुमेन रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी लीड बाय कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज कॉल्ड। कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को क्या कहा जाता था? रानी झांसी रेजिमेंट, अहिल्याबाई रेजिमेंट, या झलकार बाई रेजिमेंट, या विजय लक्ष्मी रेजिमेंट? तो बड़ी फेमस थी ये द रानी ऑफ झांसी, मतलब द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, सही बात है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रानी झांसी रेजिमेंट। हु वॉज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? बहुत ज़्यादा आसान हो गया, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा, या राम सिंह? तो पता होगा दोस्तों, 1916 में रामचंद्र शुक्ल ने रिक्वेस्ट करी थी महात्मा गांधी जी से चंपारण मूवमेंट के लिए, ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था उसकी वजह से, इंडिगो के किसानों के लिए, तिनकाथिया सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालीन कारण क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय कर्जन, अ सेंटेंस ऑफ 18 months रिगरस इम्प्रिजमेंट इम्पोज्ड बाय लोकमान्य तिलक, अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस्ड ऑन द चापेकर ब्रदर? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। स्वदेशी आंदोलन चलाने का जो तत्कालीन कारण था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन था, जो 1905 में उन्होंने अनाउंस करा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ? लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हुआ था? अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गांधी दी डिमांड फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या कांग्रेस क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, गांधी जी की मांगों को सुनने के लिए कि आप भैया का लोगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लोगे, उसके लिए ये हुआ था, ठीक है, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, सूरत स्प्लिट 1907, शिफ्टिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1909। तो दोस्तों इसमें से जो चौथा है वो गलत है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करा गया था कलकत्ता से 1911 में, ठीक है, दिल्ली दरबार जब लगता है, ठीक है, 1911। अगला प्रश्न है, व्हेन एंड वेयर वाज द ट्रीटी बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश वाज साइन? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहाँ हुई? दिल्ली 1810, कश्मीर 1808, अमृतसर 1809, आगरा 1807। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में। कब हुई थी? 1809 में, ठीक है। फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट द 5-year प्लान फॉर द कंट्री वेस्टर्न। देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के लिए अधिकरण किसके पास था? प्लानिंग कमीशन, यूनियन कैबिनेट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या पार्लियामेंट? तो अब तो 5-year प्लान का कोई ऐसा वो बचा नहीं, पहले जो था तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको पूरी तरह से अप्रूव करती थी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NRC HB 506 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड क्रॉप इन इंडिया? हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मस्टर्ड, या हाइब्रिड वीट? मतलब शंकर चावल, शंकर मक्का, शंकर सरसों, शंकर गेहूँ। तो ये है दोस्तों हाइब्रिड मस्टर्ड या शंकर सरसों, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। मतलब अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम से किसको डिवाइड करोगे, है ना, नीचे क्या आना चाहिए? टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ कंट्री, या वॉल्यूम ऑफ कैपिटल यूज्ड, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है उसका मतलब ही यही है, देश की नेशनल इनकम कितनी है और देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है, ठीक है। अगला है, रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच डज नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, चेंज इट्स एलोकेशन एवरी ईयर, चेंज इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, या चेंज ओनली टारगेट एवरी ईयर, ठीक है। रोलिंग प्लान या रोलिंग योजना का अर्थ क्या है? वह योजना जिसमें लक्ष्य प्रत्येक वर्ष नहीं बदलता है, इसका आवंटन हर वर्ष बदलता है, इसके आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं, या इसका केवल लक्ष्य प्रत्येक वर्ष बदलता है। तो बहुत ही आसान था ये दोस्तों। और आपको याद हो रोलिंग प्लान जब 5th 5-year प्लान था उसको हटा के जो 5-year प्लान जनता गवर्नमेंट लाई थी 1978 से 83 के टाइम में, उसको रोलिंग प्लान बोला गया था। इसमें जो एलोकेशन और टारगेट है वो हर साल बदलते रहते हैं, आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं, ठीक है, उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। अगला प्रश्न, हु इज़ द फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन इन इंडिया? लाल क्रांति के जनक किसको कहते हैं? दुर्गेश पटेल, वर्गीज कुरियन, अरुण कृष्णन, या विशाल तिवारी? अब रेड रेवोल्यूशन ये टोमेटो के लिए था, तो जो विशाल तिवारी इनको फादर ऑफ रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन कंसीडर करा जाता है, क्योंकि वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, ठीक है, और रेड रेवोल्यूशन के लिए विशाल तिवारी। विच पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ठीक है, किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? 1981 से 94, 1991 से 2000, 1991 से 2003, या 2001 से 2006? तो बहुत आसान था, 1991 से 2003 का पीरियड गोल्डन रेवोल्यूशन कराता है या स्वर्ण क्रांति। अब स्वर्ण क्रांति में क्या आता है
अब जैसे हनी का प्रोडक्शन है, ये सब हॉर्टिकल्चर वगैरह ये सब आता था इसमें, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत की स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? आर एस परोडा, एस के वाशल, नीरपख तुतेज या के एल चड्ढा। तो किसको माना जाता है दोस्तों गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर? तो ये माना जाता है नीरपख तुतेज को, नीरपख तुतेज, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। भारत में कृषि आय किस विधि द्वारा आंकी जाती है? आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या कमोडिटी फ्लो मेथड। मतलब हिंदी में निर्गत विधि, व्यय विधि, निवेश विधि या वस्तु प्रवाह विधि। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ये आउटकम मेथड से एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करा जाता है। किससे? आउटपुट मेथड से, माफ़ कीजिएगा, किससे? निर्गत विधि से। अब आपको पता है एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो आउटपुट मेथड जो होता है उसके थ्रू इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, क्या होती है भैया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस अलाउंसेस, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, या जीडीपी माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। पढ़िए एक बार फिर से इसको। तो बेहद आसान फॉर्मूला इसका, जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, या जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी माइनस सब्सिडी, मतलब सॉरी जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। एनडीसी बना कब था? 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1953। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था? 6 अगस्त 1952। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग किस में आता है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट में या नॉट एनी स्पेसिफिक लिस्ट। तो देखो यूनियन और सोशल प्लानिंग तो राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, केंद्र सरकारें भी कर सकती हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। अगला कह रहा है बॉल गार्ड 2 इज डेवलप्ड वेराइटी ऑफ। बॉल गार्ड 2 किसकी है? विकसित किस में? बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, मेज या राइस। तो ये दोस्तों वैरायटी है कॉटन की। किसकी है? कॉटन की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इन विच 5 ईयर प्लान वॉज रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी द मेन ऑब्जेक्टिव। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? 4th, 5th, 6th या 7th। तो ये था दोस्तों 5th 5 ईयर प्लान में 1974 से 1989 में जो आया था, गरीबी हटाओ मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय। अगला द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरियाज। एरिया के मामले में 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो बहुत आसान है दोस्तों, राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पे एमपी आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है ना। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। कौन सा एक विकसित देश में जनसंख्या का विलक्षण नहीं है? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन या लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यानी निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या का उच्च अनुपात और जनसंख्या की निम्न वृद्धि। इसमें से कौन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कंट्री का? तो ये होगा दोस्तों हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। अब ऐसा थोड़ी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगा और डेथ रेट कैसे ज़्यादा होगा अगर डेवलप कंट्री है भाई, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, बीमारियाँ नहीं होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड एंड नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। किस काल में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? 1911 से 21 में, 21 से 31 में, 31 से 41 में, 41 से 51 में। तो दोस्तों 1921 को ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। 1921 से 31 में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी। कई कारण थे इसकी, फेमाइन और वर्ल्ड वॉर भी हो गई थी पहली, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा या तमिलनाडु। तो दोस्तों इन गिवन ऑप्शंस में तमिलनाडु जो है वो टॉप पे है, 48.9 के आसपास है, शायद 48% तक यहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा उसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद केरल आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है तमिलनाडु में। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? बहुत ही आसान है भैया, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर एंड लेक। तो क्या है भैया? वैश्विक तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जो दुनिया के तापमान में वृद्धि हो रही है। क्या होता है भैया? जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो, जैसे सूरज है, सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, ठीक है, और इसका 2/3 एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ये वापस जाती हैं।
अब वापस जाने के टाइम इनको ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसकी वजह से जो जाना चाहिए वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो अर्थ और गर्म हो रही है ना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट या यूटी हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, किस राज्य में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की है, ठीक है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो दोस्तों देखिए, हरियाणा में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन नहीं करी गई। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, 1966 में एक अलग राज्य के तौर पे बना था, तो हरियाणा में नहीं है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, कौन सा राष्ट्रीय पार्क पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाई क्षेत्र में स्थित है। मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नरोरा वैली नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो ये है दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। नहीं, उत्तरकाशी नहीं, माफ़ कीजिएगा, चमोली, हाँ चमोली में आता है ये, ठीक है, चमोली में आता है, बद्रीनाथ के पास पड़ता है। ये पूरी तरह से टेम्परेट अल्पाइन में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी मानस पता है आपको असम में है, ठीक है, नियोरा आपको पता है ये वेस्ट बंगाल में है, और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न, इन हिस्ट्री इंडियन पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन इज रिफर्स एज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो देखिए एक ही पेपर में 2 सवाल है, अभी पूछा था ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, तो 1921 से 31 में, और इसी को ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी बोलते हैं, एक बड़ी आगे की उछाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डन आफ्टर। भैया जनगणना कब होती है, अभी तक तो 2011 में लास्ट हुई थी, अभी हुई नहीं है ना, 10 साल में होती है ये। और देखो जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के टेन्योर में हुई थी, पर नियमित रूप से हर 10 साल में होना शुरू हुआ था 1881 से लॉर्ड रिपन के टेन्योर में, ठीक है। अगला सवाल, अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर को किससे अभिलाषित होता है। हाई मतलब हाई ग्रोथ रेट जो होती है पॉपुलेशन की, वो किस वजह से होती है। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, या लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब लोग पैदा ज़्यादा होंगे और मरेंगे कम, यानी हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट। अब डेथ रेट लो होने का कारण है डेवलपमेंट होना, हेल्थ सेक्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट होना, बीमारियों का कम फैलना, तो इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। भैया सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है, एक नंबर पे, दूसरे पे एमपी है, तीसरे महाराष्ट्र है, चौथे पे यूपी है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। मतलब बड़े से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में सेट करना है आपको, किसको, यूटीज़ को। तो सबसे पहला देखिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, पुडुचेरी। अब लक्षद्वीप पुडुचेरी में सबसे छोटी कौन सी है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटी होती है, यहाँ 2 जगह लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ी जो है, अभी अगर जम्मू कश्मीर को हटा दें, जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन है नहीं, तो अंडमान निकोबार था, ठीक है, जम्मू कश्मीर से पहले अंडमान निकोबार था, तो वही है सबसे बड़ा, लक्षद्वीप है सबसे छोटा, तो सही हुआ ए ऑप्शन, लक्षद्वीप है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी है, फिर अंडमान निकोबार है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसने गलत जवाब दिया था जो भी स्टूडेंट था ये। अगला, द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित कौन सा देश है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुडुचेरी। तो अगेन ये भी लक्षद्वीप ही है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, या 92% के आसपास है, ठीक है, 91 से 92% के आसपास है लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बिहार, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन की कहाँ है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उस देश की, मतलब उस राज्य की पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दो, है ना, मतलब कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये है भैया कौन, बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, एरिया है कम, लोग हैं ज़्यादा। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, 0 डिग्री लैटीट्यूड, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 66.5 डिग्री लैटीट्यूड या 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो ये जो 0 डिग्री मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको प्राइम मेरिडियन से जो 0 डिग्री है उसी के रफली 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड भी इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, मिल्की वेव गैलेक्सी या बोर्ड गैलेक्सी। बेहद आसान प्रश्न। तो हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वेव गैलेक्सी का, किसका, मिल्की वेव गैलेक्सी। अगला प्रश्न कह रहा है, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज टीचर, ट्रेमर, टेम्पर या क्रेटर। अर्थक्वेक को और क्या बोलते हैं, तो देखिए अर्थक्वेक को ट्रेमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेमर्स रिलीज करता है ना वेव्स के फॉर्म में, तो इसलिए अर्थक्वेक को ट्रेमर भी बोला जाता है। आसान था ही। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का सबसे अबेंडेंट मेटल कौन सा है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन या मैग्नीशियम। तो ये आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सियाल यानी सिल्का, एल्यूमिनियम, सीमा, सिल्का और मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा जो है एल्यूमिना मिलता है आपको, मोस्ट अबेंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट का वो कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड, सबसे लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड कौन सा है दोस्तों, है ना, 0 डिग्री,
90 डिग्री, 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो ऑब्वियसली दोस्तों पृथ्वी पता है आपको जियोइड शेप की है, ऊपर से चपटी है, 90 डिग्री कम होगा। इक्वेटर जो है 0 डिग्री वो सबसे लंबा होगा, फिर छोटा होता चला जाता है ना, तो 0 डिग्री सबसे बड़ा होगा। बेहद आसान प्रश्न आते हैं जीएस के आरओ के इलाहाबाद वाले में। बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा आपने पढ़ा होगा भैया, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और मेंटल, यानी ये क्रस्ट है और मेंटल है, इसके बीच में जो है वो क्या है, तो वो है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और वहीं लेमन डिसकंटिन्यूटी पूछ लेता तो ये आपको आउटर और इनर कोर के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। और गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर और मेंटल के बीच में हो जाती है, ठीक है। आसान है ये भी काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंज बाय, ज्योग्राफी के बहुत दबा के क्वेश्चन आते हैं आरओ में। तो देशांतर के प्रत्येक 1 डिग्री पर स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। 1 डिग्री घूमने पे 4 मिनट बढ़ जाता है। कितना? लॉन्जिट्यूड 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि अर्थ 360 डिग्री जो है वो 24 घंटे में घूम जाती है, तो डिवाइड करो इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ विच 2 एलिमेंट्स, ठीक है। क्वार्ट्ज किन 2 तत्वों से बना होता है? आयरन और मैग्नीशियम, आयरन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकन, या सिलिकन एंड आयरन, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है। क्वार्ट्ज अगर आपको पता हो तो ये अर्थ के जो क्रस्ट में हमको पाया जाता है, ये ऑक्सीजन और सिलिकन का कंबाइन रूप होता है ना, मतलब इनसे मिलके बनता है ऑक्सीजन और सिलिकन से, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वल्कनीकरण का उत्पाद है? गैसोलीन, एस्कारपमेंट, एटॉल या फोल्ड माउंटेन, भू अभिनतिक, ठीक है, और कगार, प्रवाली या बलित पर्वत। तो दोस्तों वल्कनीकरण या वल्केनिसिटी की वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसकी वजह से क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन, जो लेयर्स फॉर्म होती हैं, फिर उसकी वजह से लेयर से लावा बनता है, जो पार्टिकल्स बनते हैं, फिर वो आपस में कन्वर्ज होकर फोल्ड माउंटेन भी बनाते हैं, ठीक है। अगला है एक्सोजेनिक फोर्स आर कनेक्टेड विथ, बहिर्जात बल किसे संयोजित होते हैं? पल्किंग एक्शन, लिथोस्फेरिक एक्शन, वॉल्केनिक एक्शन या एटमॉस्फेरिक एक्शन, ठीक है। अब एक्सोजेनिक एंडोजेनिक 2 फोर्स होते हैं। एक्सोजेनिक जो बाहर से लगता है, एंडोजेनिक जो अंदर से लगता है। तो एक्सोजेनिक बाहर से लगता है, एटमॉस्फेयर से लगता है, एटमॉस्फेरिक होता है ये पूरी तरह से, ठीक है। बाकी वॉल्केनिक एक्शन ये अंदर होगा तो एंडोजेनिक है, लिथोस्फेयर भी एंडोजेनिक और प्लकिंग एक्शन भी एंडोजेनिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द टेक्निक ऑफ कार्टोग्राफी इन ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भूगोल में कार्टोग्राफी दर्शाती है? जियो इन्फॉर्मेशन, फील्ड सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्किल ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है। भू सूचना माफ़ कीजिएगा, सांख्यिकी तकनीक, सर्वेक्षण विधि या नक्शा बनाने का कौशल। तो दोस्तों बहुत आसान है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है नक्शा जो बनाते हैं, नक्शा बनाने का जो कौशल जिसमें होता है, स्किल ऑफ मैप में, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द टर्म लिथोस्फेयर रिफर टू, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लांट एंड एनिमल, क्रस्ट ऑफ द अर्थ या मिडिल ऑफ द अर्थ। तो यार देखो अर्थ का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, इंटीरियर में तो सभी आ जाएगा, एक क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर आता है, और जो लिथोस्फेयर है उसमें आता है क्रस्ट तो आता ही है और अपर मेंटल भी आ जाता है ना। क्रस्ट ऑफ द अर्थ यहाँ पे ठीक ठाक आंसर होगा, ऑप्शन क्रस्ट ऑफ द कर होना चाहिए, मतलब क्रस्ट ऑफ द अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नाज़का प्लेट और एंटार्कटिक प्लेट, कौन सी इसमें से माइनर प्लेट नहीं है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों अंटार्कटिक प्लेट ये छोटी प्लेट नहीं थी, ये बहुत ही वास्ट प्लेट, टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो प्लेट टेक्टोनिक में अंटार्कटिक प्लेट काफ़ी ज़्यादा वास्ट थी, ठीक है। तो ये माइनर नहीं थी, ये मेजर प्लेट्स में आती है। आपको बताओ 7 मेजर प्लेट थी, ठीक है, और 8 माइनर प्लेट थी, 7 मेजर 8 माइनर। तो अंटार्कटिक जो है ये मेजर प्लेट में ही आती है, ठीक है, जैसे अंटार्कटिक है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये सब, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन, लिथोस्फेयर की सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ देखने को मिलेगी? पैसिफिक ओशन में, साइबेरियन प्लेन में, पैटागोनिया डेजर्ट में या हिमालयन माउंटेन में। तो दोस्तों लिथोस्फेयर की हमें सबसे ज़्यादा जो डेप्थ देखने को मिलेगी पैसिफिक ओशन में। क्यों पैसिफिक ओशन? क्योंकि यहाँ है मारियाना ट्रेंच है, मतलब यहाँ पे लिथोस्फेयर और ज़्यादा डीप है ना, यहाँ तक गहरा है, तो इसलिए हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी क्या? लिथोस्फेयर की सबसे ज़्यादा डेप्थ, ठीक है, मारियाना ट्रेंच में। विच कंट्री इज़ रूल्ड बाय मिलिट्री जंटा, कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? थाईलैंड, म्यांमार, टर्की या मलेशिया। तो दोस्तों गिवन ऑप्शन में सिर्फ म्यांमार है जहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है अभी, ठीक है। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड मेजर लेबर लॉज फॉर 3 years टू हेल्प इंडस्ट्री टाइड ओवर क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19 एंड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण उद्योग में उतार चढ़ाव की सहायता करने के लिए
और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 वर्ष के लिए मुख्य श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? यूपी, हरियाणा, कर्नाटका या तेलंगाना? तो ये उत्तर प्रदेश ने करा है, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल था ये। DRDO सक्सेसफुली फायर्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सेंट फ्रॉम द कोस्ट। ये भी करंट अफेयर्स पे बेस सवाल है। केरल, उड़ीसा, लक्षद्वीप या गुजरात, कहाँ से DRDO ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण करा है? अब ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको 2021 का है तो कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर्स का नहीं करेंगे। नफ्ताली बेनेट हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, सीरिया, नॉर्वे, इजराइल, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था। अब ये करंट अफेयर्स के हटा के GS देखेंगे सीधा, मतलब आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि करंट अफेयर्स भी पूछता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के देखिए सवाल हैं ये सब, सिर्फ आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है RO के लिए। 6 से 8, 10 सवाल, 15 सवाल तक, 12 सवाल तक आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। अब यूपी से रिलेटेड प्रश्न है, ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश? कौन सा मिनरल उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं? लाइमस्टोन, जिप्सन, माइका या बॉक्साइट? तो देखिए उत्तर प्रदेश में माइका नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है, क्योंकि माइका का जो मेजर प्रोडक्शन है ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, फिर राजस्थान में होता है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान में। लेटेस्ट मिनरल डाटा में ये आपको करा दिया गया है, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो मिसलेनियस की वीडियो देख लीजिए, नहीं तो बताइए, मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा आपको लेटेस्ट मिनरल डाटा। अदर क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्या है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है दोस्तों? चंदौली, फैजाबाद, गोंडा या उन्नाव? तो ये दोस्तों चंद्रप्रभा और चंदौली ये यहीं पे पाया जाता है। आसान प्रश्न। सुरहाताल इज एन डैश लेक। सुरहाताल एक कैसी झील है? आर्टिफिशियल, ऑक्सबो, टेक्टोनिक या वॉल्केनिक? मतलब कृत्रिम, चाप, विवर्तन या ज्वालामुखी? तो दोस्तों ये एक चाप यानी ऑक्सबो झील है, ठीक है। ऑक्सबो लेक है, बरेली में है, उत्तर प्रदेश के बरेली में, ठीक है। बरेली कह रहा हूँ, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बलिया में है, माफ़ करना, बलिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यूरेनियम हैज़ बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से किस जिले में यूरेनियम पाया गया है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम मिला है? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर? तो इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में ललितपुर से मिला है, ठीक है। रेड सॉइल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? लाल मिट्टी कहाँ से मिलती है? आगरा, मथुरा, एटा, मणिपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी या सीतापुर, बाराबंकी? कहाँ से मिलती है हमें लाल मिट्टी? तो ये हमें मिर्ज़ापुर, झांसी, इन सब एरिया में हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर है, झांसी है, सोनभद्र है, हमीरपुर है, यहाँ सब देखने को मिलेगी। लोअर गंगा कैनाल एमर्ज आउट ऑफ गंगा एट? निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से मिलती है? बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में या नरौरा में? तो ये मिलती है दोस्तों नरौरा में। कहाँ पे? नरौरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन्नाव। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ललितपुर। संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरदोई। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस्ती डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पहला दोस्तों गलत है। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? संत कबीर नगर में है, तो ये गलत है। उन्नाव में नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ललितपुर में है, ये गलत है। बी ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि नोएडा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी गलत हो गई। और संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सही पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सही। और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर, ठीक, याद रखना, फिर से पूछ सकता है आपसे। मेन मिनरल फाउंड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ कौन से हैं? कॉपर और ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और रॉक फॉस्फेट? तो उत्तर प्रदेश में जो मेन मिनरल है वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्राप्त होते हैं। क्या? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। ये शहर है और उसके मतलब शहर और नदियों के किनारे बसे, जैसे गंगा नदी किनारे बिठूर है, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है, जौनपुर साई नदी किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। तो दोस्तों देखिए बिठूर ठीक है, हमारे गंगा नदी के तट पे है, गोरखपुर राप्ती नदी के है, जौनपुर साई नदी के तट पे नहीं है, गोमती नदी के तट पे है जौनपुर, ठीक है, गोमती नदी, और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विशंबर दयाल, कैलाश नाथ गोयल, विजय लक्ष्मी पंडित या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा? तो ये थे दोस्तों विशंबर दयाल, ठीक है, विशंबर दयाल। और पहले लोकायुक्त का जो टेन्योर था वो 8 साल था। 2024 में अमेंडमेंट करके इसको वापस से 5 साल बना दिया गया और मैक्सिमम उम्र रखी गई है 70 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान स्थापित होने जा रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? अमेठी, कानपुर, अयोध्या या प्रयागराज? तो इसको स्टैब्लिश करा जा रहा है कानपुर में, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है उन्नाव में, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? कोल सोनभद्र, सैंडस्टोन मिर्जापुर, सिलिकॉन सैंड प्रयागराज, यूरेनियम झांसी? तो डी वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूरेनियम झांसी में नहीं, हमें ललितपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? ललितपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न, द बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यू टू अर्जुन डैम कैनाल इज?
तो अर्जुन डैम नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है? तो ये करंट में भी काफ़ी न्यूज़ में था, मतलब फरवरी मार्च की न्यूज़ है ये, 2022-23 का, नहीं 2022 कह रहा हूँ, मतलब 2020 के आसपास भी हमीरपुर और महोबा जो है इनको लाभ मिलेगा। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये यूपी जीके का प्रश्न पूछा गया था। तो यहीं पे जीके की हो गई समाप्ति दोस्तों, जीएस हो गई ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं अपने मैथ्स के